हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको मुसाफिर कैफ़े की कहानी सुनाऊंगी जो कि दिव्य प्रकाश दुबे जी द्वारा लिखी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। इसके बाद दोनों कुछ बोल नहीं पाए। चंद्र को लगा अब जाकर उसका घर छोटा है। बिना खाए अपने कमरे में चला गया। उधर सुधा फ़ोन रखने के बाद अपने घर में अपने बिस्तर पर चंद्र को बहुत देर तक ढूंढती रही। सुधा ने झूठ बोलकर चंद्र को आज़ाद कर दिया था। वो सही में चाहती थी कि वो अपना पागलपन ढूंढ कर जी पाए। अपने इस झूठ के लिए वो रात भर रोती रही। उधर चंदर भी रात भर रोता रहा। दुनिया की सारी उदासी चंदर और सुधा ने उस दिन आपस में बांट ली थी। जो भी रातें रोते हुए गुजरती हैं वो अगले दिन सुबह ज़रूर कुछ अलग लेकर आती हैं। सुबह उठते ही चंदर ने पम्मी को कहा कि उसे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, वो कुछ बनाकर खिलाए। न पम्मी ने पिछली रात के बारे में कुछ पूछा, न चंदर ने ही बताया। किसी के जाने के बाद हम इस उम्मीद में नॉर्मल बिहेव करने लगते हैं कि एक दिन नॉर्मल दिखने का नाटक करते करते सही में ठीक वैसे ही नॉर्मल हो जाएगा, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। कई चोटें इसलिए निशान छोड़कर जाती हैं ताकि हम अपनी सब गलतियां भूल न जाएं। गलतियां सुधारनी ज़रूर चाहिए, लेकिन मिटानी नहीं चाहिए। गलतियां वो पगडंडियां होती हैं जो बताती रहती हैं कि हमने शुरू कहाँ से किया था। मुसाफिर कैफ़े का काम तेज़ी से शुरू हो गया था। चंद्र ने ट्रैक पर जाना शुरू कर दिया था। उसके पास अभी भी साल भर का खर्च निकालने भर की सेविंग थी। तमाम किताबें जिनको वो खरीद के भूल चुका था उसने दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया था। 10 साल बाद पता है हमें किसके साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए? किसके साथ? बचपन में हमने माचिस की डिबिया में घर की खिड़की के कोने से आने वाली धूप को छिपा कर रखा होता है। तुमने भी रखा होगा। हाँ, रखा था। तो उससे ज़िंदगी गुजारने का क्या रिश्ता है? बस जिस दिन तुम्हें अपनी अलावा कोई दूसरा मिल जाए जो तुम्हारी माचिस की डिबिया बिना खोले ही मान ले कि धूप अभी भी वहाँ डिबिया में होगी, और तब सोचना नहीं, उसके साथ ज़िंदगी गुजार लेना। और ऐसा कोई मिला ही नहीं तो क्या? कोई ऐसा मिला ही नहीं तो अपनी माचिस की डिबिया खोल कर थोड़ी सी धूप चख लेना। 10 साल बाद मसूरी। इन 10 सालों में दुनिया को जिस तेज़ी से बदलना चाहिए था उससे ज़्यादा तेज़ी से बदल चुकी थी। मुसाफिर कैफ़े अब मसूरी का बहुत बड़ा टूरिस्ट पॉइंट बन चुका था। पम्मी और चंदर दोनों मिलकर कैफ़े चलाते। मुसाफिर कैफ़े में अब भी वही वेरे काम करते जो सालों पहले किया करते थे। कैफ़े अब बिल्कुल अपने लेआउट की तरह दिखता था। नीचे कुछ टेबल थे, कुछ गद्दे थे। एक दीवार पर मुसाफिर कैफ़े विजिट करने वाले सैकड़ों लोगों की चंदर और पम्मी के साथ फ़ोटो थी। एक पूरी दीवार में सैकड़ों किताबें रखी हुई थी। ऊपर वाले हिस्से में 5 कमरे बने हुए थे और 2 कमरे वाले अपार्टमेंट में चंदर और पम्मी रहते थे। सामने वाली बालकनी में बैठकर वे दुनिया भर की बातें करते थे। पता नहीं चंदर और पम्मी का आपस में जो था उसको दुनिया किसी भी किताब के हिसाब से प्यार बोला जा सकता था या नहीं, लेकिन पम्मी और चंदर को एक दूसरे की आदत थी। कैफे से दोनों इतना कमा लेते थे कि दोनों एक महीने के लिए अलग अलग टाइम पर दुनिया घूमने जाते थे। उनके लिए दुनिया का मतलब केवल विदेश नहीं था, उनकी दुनिया में हिंदुस्तान भी था, उनके गांव भी थे। उनके लिए दुनिया का मतलब जितना बाहर था उतना ही अंदर ही था। ये एक महीना उनका अपना होता था। उस एक महीने की कोई भी डिटेल न पम्मी मांगती थी न चंदर। चंदर के घर वाले भी कभी कभार मसूरी घूमने आते। उन्होंने ये मान लिया था कि इनको समझाना बेकार है। चंदर की माँ जब आखिरी बार आई थी तो उन्होंने मजाक मजाक में कह भी दिया था कि तुझे ही ऐसी लड़कियां क्यों मिलती हैं जिनको शादी नहीं करनी। चंदर हर संडे को बच्चों को पंचतंत्र में हैरी पॉटर की कहानी मिलाकर एक नई कहानी सुनाता। जो भी मुसाफिर कैफे आता उसको पहली नज़र में ऐसा लगता कि चंदर और पम्मी शादीशुदा है। कोई उनसे इस बारे में पूछता भी तो वे हंसी में टाल देते थे। यहाँ कमरे हमेशा बुक रहते हैं। जो भी मुसाफिर कैफे में रुकता उसको लगता ही नहीं था कि वो होटल जैसी जगह में रुका है। सबको लगता कि पम्मी और चंदर उनके बहुत पुराने दोस्त हैं और वे दोस्त यहाँ घूमने आए हैं। सर रस्किन बॉन्ड की भी ये फेवरेट जगह थी। वो महीने में एक बार मुसाफिर कैफ़े में बच्चों को कहानियाँ सुनाने आते। चंदर और पम्मी ने दुनिया के साथ एडजस्ट न करके मुसाफिर कैफ़े में अपनी एक नई दुनिया बना ली थी, जिसमें उनको एडजस्ट नहीं करना पड़ता बल्कि दुनिया उनके हिसाब से एडजस्ट करती। जब कोई भी मुसाफिर कैफ़े आता तो वो यहाँ रुककर अपना कुछ ना कुछ छोड़ के चला जाता। पिछले ही साल एक अमेरिकन को आकर यहाँ इतना अच्छा लगा कि उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी और करीब $5 लाख मुसाफिर कैफ़े के नाम कर दिए। उसके बाद से ही पम्मी और चंदर ने मुसाफिर कैफ़े में लोगों का रुकना फ्री कर दिया। मुसाफिर कैफ़े में रुकने पर बस खाने के पैसे देने पड़ते। वैसे भी दोनों को समझ आ चुका था कि कोई पैसे के पीछे कितना भी भाग ले, पैसा कभी पलट के आपको गले नहीं लगा सकता। इसलिए शायद दुनिया की
सारी दौलत की औकात अक्सर एक गले लगने से मिलने वाली खुशी के सामने बड़ी टुच्ची पड़ जाती है। पैसा कमाने में कई बार ज़िंदगी धीरे धीरे करके गंवानी पड़ती है। धीरे धीरे होने वाली कोई भी चीज़ पता ही नहीं चलती। इसलिए जब पैसे इकट्ठा हो जाते हैं तब तक तो वो अपना मतलब खो चुके होते हैं। चंदर को अभी तक ये सही में समझ नहीं आया था कि उसका पागलपन क्या था, लेकिन मुसाफिर कैफ़े ने उसकी ज़िंदगी को जीने की वजह दी थी। एक दिन ऐसे ही शाम को बालकनी में बैठे हुए पम्मी ने शराब पीकर चंदर से पूछा, बल्कि वो ऐसे सवाल चढ़ने के बाद ही किया करती थी। तो क्या लगता है तुम्हें, किस बारे में? तुम जब 10 साल पहले आए थे तो लाइफ की मीनिंग ढूंढने आए थे। अब तक तो तुम्हें जवाब मिल गया होगा। तो बताओ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ? लाइफ की एज सच कोई मीनिंग नहीं होती, हमें मीनिंग डालना पड़ता है। एक मीनिंग की वजह से ही तो एक जैसी होकर भी सबकी लाइफ अलग अलग होती है। 10 साल में सुधा से मिलने का कभी मन नहीं किया, रोज़ करता है, फिर गए क्यों नहीं? उसकी लाइफ के मीनिंग में मैं कहीं फिट नहीं होता था, इसलिए बस। अब इसके आगे कोई सवाल मत पूछना, जितनी चढ़ी थी सब उतर गई। बच्चा अडॉप्ट करने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है, कर लो अडॉप्ट। अच्छा चंदर, एक चीज़ सही सही बताओगे? पूछूं? सवाल पूछने का मत पूछा करो, सीधे पूछ लिया करो। चंद्र को ये बोलते ही सुधा की कभी की हुई कोई बात याद आई। तुम्हें कभी ये नहीं लगा कि हमारा अपना कोई बच्चा होना चाहिए था? नहीं, कभी नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उस दिन सुधा ने फ़ोन पर झूठ बोला था। उसने बच्चा अवॉर्ड नहीं कराया था। वो हर चीज़ को अच्छी एक्टिंग कर लेती थी, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं कि मैं पहचान ना पाऊँ। कब से पता है तुम्हें ये बात? करीब 10 साल से। मैंने बाद में हॉस्पिटल में कॉल करके कंफर्म किया था। तब भी तुम्हारा मन नहीं किया अपने बच्चे से मिलने का? किया, बल्कि रोज़ करता है। जब मैं बच्चों को कहानियाँ सुना रहा होता हूँ तो लगता है कि मेरा बच्चा भी बीच में कहीं बैठ के सुन रहा है। उसकी धुंधली शक्ल दिखाई देती है मुझे। ये सुनकर पम्मी चंद्र के सिर को सहलाने लगी, जैसे चंद्र के अंदर के बच्चे को सुला रही हो और चुपचाप बता रही हो कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। दुनिया में देने लायक अगर कुछ है तो वो है एक दिन सब ठीक हो जाएगा की उम्मीद। ये दुनिया शायद आज तक चल ही शायद इसलिए रही है क्योंकि लोग अभी भी जाने अनजाने एक दिन सब ठीक हो जाएगा की उम्मीद दे देते हैं। हर आदमी अपने अंदर इतना कुछ दबाए रहता है कि किसी दिन वो सब कुछ ईमानदारी से बता दे तो सुनने वाला पागल हो जाए। किसी के साथ बहुत लंबा समय रह लो तो भी वो इंसान अजनबी हो जाता है। ये बात पम्मी को इस पल समझ भी आई और महसूस भी हुई। झूठ क्यों बोलते हो तुम? क्योंकि झूठ में उम्मीद होती है। झूठ आखिर में उम्मीद तोड़ता भी तो है। झूठ से आखिर तक बात चलती तो है, वरना सारे रिश्ते एक शाम में ख़त्म हो जाएं। 10 साल बाद मुंबई। कहानियों के सारे सिरे को सही से पकड़ने के लिए हमें कई बार बहुत पीछे जाना पड़ता है तो कई बार बहुत आगे। सुधा अब मुंबई की सबसे बड़ी फैमिली लॉयर में से एक हो चुकी थी। वो एक बड़ी लॉ फर्म की